तो सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपनी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस बीच में काफ़ी समय लगा आपसे रूबरू होने का, इसके लिए हमें बहुत दुख है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आपको ससमय वीडियो उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूं, लेकिन अब आपसे ये वादा करता हूं कि अब वीडियो की जो श्रृंखला होगी वो लगातार आपको मिलती रहेगी। और अब जो वीडियो आएंगे ये आप देखेंगे कि वीडियो में कुछ परिवर्तन भी आएंगे और वो आपके लिए ही परिवर्तन किया जा रहा है, जिससे आपकी रुचि वीडियो के प्रति बढ़े। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो परीक्षाएं चल रही हैं, जो परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आने का 100% चांस है। मैं 100% क्यों कह रहा हूँ? अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो पेपर हुआ है, आप उसमें देखेंगे, उस पेपर को उठा के देखेंगे तो इस टॉपिक से संबंधित 3 से 4 प्रश्न आए हैं। अब आप समझिए कि 3 से 4 प्रश्न पीसीएस लेवल के पेपर में आ रहा है इस टॉपिक से, तो आप इस टॉपिक की गंभीरता को समझें और इस टॉपिक को आप चाहे जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, तैयार करके ही परीक्षा देनी जाए। अगर आप इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं तो जाहिर सी बात है आप कम से कम 4 से 5 प्रश्नों को आप अपनी लड़ाई, एग्जाम की लड़ाई से बाहर कर दे रहे हैं। तो ये टॉपिक क्या है? ये है एसडीजी, जो बहुत ही पॉपुलर नाम है इसका। एसडीजी इंडेक्स जो आम लोग समझते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये निर्धारित है सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये जो निर्धारित किया गया है गोल, इसको पूरे वर्ल्ड को जो इस संधि में या इस समझौते में शामिल हुए हैं उनको प्राप्त करना ही करना है। तो इसी से संबंधित देशों की जो योजना तैयार की जाती है, जो वहाँ पर प्लानिंग की जाती है, इसी टारगेट को रखते हुए ही प्लानिंग की जाती है जो इस संधि में शामिल हैं। अधिकांश देश इस संधि में शामिल हैं। तो देखेंगे आप, एसडीजी पूरे विश्व को एक सही मायने में मानवता का प्रतिबिंबित करेगा। जब ये इंडेक्स, जो ये लक्ष्य हैं, जो गोल हैं, प्राप्त हो जाएंगे, तब आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पे जो समस्याएं हैं हम लोगों के बीच में, उनका निराकरण भी होगा, खासकर पर्यावरण की दृष्टि से। तो जो सतत विकास लक्ष्य हैं, कुल कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं। ये 17 लक्ष्यों को पढ़ना और याद करना ये बड़ा मशक्कत का खेल है, और ये मशक्कत का खेल है तो करना भी है, याद भी करना है। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। अगर आप याद करना ही चाहेंगे, आप पढ़ना ही चाहेंगे, तो ये क्या है? चाहे जो भी आपको दिया जाए आप उसको पढ़ेंगे, याद करेंगे और अपने एग्जाम को क्वालिफाई भी करेंगे। तो आज हम इसको याद करने का कुछ तरीका भी बताएंगे। हालांकि मेरे पास कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जब इसको समझेंगे, जब आप इसको विधिवत समझ लें, तो इसके जो कीवर्ड हैं उसी के आधार पर याद भी कर लेंगे। तो यहाँ नंबर 1 जो पॉइंट है, ये है गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति। जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य है, इसका जो पॉइंट नंबर 1 है, ये बताता है कि गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति। जो पूरा विश्व है, भूमंडल है, उस पर जो गरीबी विद्यमान है, किसी भी रूप में गरीबी हो, उसको खत्म करना, यानी इसको शून्य स्तर पे लाना। पहला लक्ष्य क्या है? गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व में समाप्ति, यानी पूरे विश्व में गरीबी को समाप्त करना एसडीजी का पहला लक्ष्य है। दूसरा देखें, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा। आप सेंटेंस पे जाएं, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा एवं बेहतर पोषण। आप ये देखें, जो भूख की समाप्ति है, खाद्य सुरक्षा है। जब अभी आप देखते होंगे कि भारत सरकार जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाई है, सभी को एक निश्चित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना, जो खाद्यान्न से संबंधित अधिकार है, ये इसी के मद्देनजर है। सरकार इसीलिए आप देखें कि लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। आप ये देखते जाएंगे, अभी 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, ऐसे बढ़ता रहेगा, क्योंकि इससे एसडीजी के इस लक्ष्य की पूर्ति हो रही है, इस लक्ष्य की भी पूर्ति हो रही है। आप जब यहाँ की जो गरीबी है, जब लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा, तो
एसडीजी का जो दूसरा लक्ष्य है, जो सतत विकास लक्ष्य का दूसरा बिंदु है, इसकी प्राप्ति भी होगी। तो बेहतर पोषण प्राप्त करना एवं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। आप कृषि को देखें, टिकाऊ कृषि की बात कर रहे हैं। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अब राज्य सरकारों को यह भी तय करना है कि जो कृषि कार्य में हम उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं उसको धीरे धीरे कम करने का प्रयास करें और जैविक कृषि की तरफ हम ज़्यादा बढ़ें। जब हम इस प्रकार की कृषि कार्य करेंगे तब क्या होगा, टिकाऊ कृषि, यानी उससे क्या होगी, कोई नई समस्या खड़ी नहीं होगी और फसल की पैदावार भी बम्पर होगी। तो ये रहा बिंदु नंबर 2। बिंदु नंबर 3 देखिए, सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा। सभी आयु के लोगों को सेहत और स्वास्थ्य जीवन में बढ़ावा। स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, आपने देखा कोरोना का जो काल आया, इसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी। तो अब सरकार भी सचेत हो गई। सरकार ने भी अब स्वास्थ्य विभाग पे जो बजट खर्च कर रही है, आप देखेंगे जीडीपी का कितना % खर्च कर रही है। लगभग हमको लगता है कि 2.1% तक लगभग ये आंकड़ा चला गया है स्वास्थ्य पे। जो पहले 1 पॉइंट कुछ होता था वो 2 पॉइंट यानी डबल कर दिया। तो धीरे धीरे क्या होगा, स्वास्थ्य पे अभी और खर्च होगा। स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे जो जीडीपी का जब खर्च बढ़ता जाएगा तब क्या होगा, तब धीरे धीरे हमारा प्यारा भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। तो सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा, यह है बिंदु नंबर 3। बिंदु नंबर 4 पे अगर जाएं तो समावेशी व न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा। हमने अभी बताया स्वास्थ्य और शिक्षा की बात, तो स्वास्थ्य की चर्चा यहाँ कर लिए। अब समावेशी एवं न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा। कैसी शिक्षा, समावेशी हो, न्याय संगत हो और गुणवत्ता युक्त हो। गुणवत्ता युक्त की अगर हम बात करें तो इस समय जो परिषदीय विद्यालय हैं, खासकर केंद्र सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, निपुण भारत अभियान चालू किया है, तो उसमें जो परिषदीय विद्यालय हैं, उत्तर प्रदेश सरकार निपुण लक्ष्य की प्राप्ति करा रही है। तो कुछ टारगेट दिए गए हैं। तो निपुण लक्ष्य है क्या, निपुण लक्ष्य जैसे अभी क्लास 1 से लेकर के क्लास 3 तक के बच्चों को कुछ जो उनको अधिगम प्राप्त होना चाहिए उस स्तर का, उसको प्राप्त कराने के लिए निपुण लक्ष्य लाया गया है। यानी उस स्तर तक का जब उनको ज्ञान हो जाएगा तो वो निपुण हो जाएंगे। तो ऐसे ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा लाने के लिए भी यहाँ बात की गई है। तो आप सोचते जाएंगे, आप देखते जाएंगे कि एसडीजी का जो ये गोल है, जो ये सतत विकास लक्ष्य है, ये आप जो भी योजना सरकार की है उसमें ये सब समाहित है और इसीलिए सरकार इसके आधार पर योजना बना रही है। तो समावेशी व न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना, यानी सीखने का अवसर आजीवन है। वैसे भी हम लोगों को ये समझना चाहिए कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये आप भली भांति जानते हैं। आप जब जागे तभी सवेरा, तो आप सीखते रहें। जीवन को आप गतिशील अगर करना चाहते हैं, जीवन को एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको सीखना ही पड़ेगा और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो आप हमेशा सीखते रहेंगे और जो सीखता रहेगा वही आगे बढ़ेगा। तो ये रही बिंदु नंबर 4 की चर्चा। बिंदु नंबर 5 पे अगर आए तो लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त बनाना। ये हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा बुराई के तौर पे है। लैंगिक समानता की बात संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। आज भी हमारे समाज में लड़कियों और लड़कों के बीच में भेदभाव किया जाता है, लेकिन अब जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है वैसे वैसे इस भेदभाव में कमी भी आ रही है। पहले के अगर आप समय को देखें और आज के समय से तुलना करें तो आप समझेंगे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त बनाना, यानी महिलाओं और लड़कियों को क्या बनाना है, सशक्त बनाना है, यानी उनको मजबूत बनाना है, कहीं से उनको कमजोर नहीं होने देना है। जो अब तक वो पिछड़ गई थी, अब क्या है, अब कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही हैं। आप देखते हैं कि अब हमारे देश की जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, वो जाकर के कितनी ऊंचाई पे रण क्षेत्र में, सियाचिन में लड़ाई लड़ रही हैं। तो आप समझें कि अब वो जमाना नहीं रहा। अब हमें लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त भी बनाना है। तो ये भी लक्ष्य है। इस लक्ष्य को भी पूर्ति करने के लिए, इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए सरकार तत्पर है। इसीलिए आप देखें सरकार ने योजना लाई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब आगे देखते हैं बिंदु नंबर 6, सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अगर इस बिंदु पे जाएं, इस पंक्ति पे जाएं, तो अभी आपके हो सकता हो घर पर पाइप बिछ गई हो,
जल की सप्लाई यानी वाटर सप्लाई के लिए पानी बिछ गई होगी, अगर नहीं बिछ गई होगी तो बिछने वाली होगी। तो ये जो स्वच्छ जल हर घर पहुंचाना है, जो सरकार का मिशन है, स्वच्छ जल अभियान, जो हर घर जल अभियान है, सरकार का जो मिशन है हर घर जल, यानी हर घर स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, इस लक्ष्य की जो बिंदु नंबर 6 है, इसकी पूर्ति करने के लिए सरकार ये सब कर रही है। आप सोचिए, जिस दिन सभी को स्वच्छ जल की प्राप्ति हो जाएगी तो इस लक्ष्य की पूर्ति हुई कि नहीं हुई? हो जाएगी। और वैसे भी आपको मालूम है कि ये लक्ष्य हमें 2030 तक हर हाल में पूरा करना है, क्योंकि जो संधि हुई है, जो समझौता हुआ है, वो 2030 तक के लिए इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। बिंदु नंबर 7 पे आए तो सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। देखो कैसी ऊर्जा है, सस्ती होनी चाहिए, यानी जो हमें एनर्जी मिले, जो हमें ऊर्जा मिले वो महंगी नहीं होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, यानी प्रत्येक नागरिक की जो पहुंच हो ऊर्जा तक, यहाँ तक हो, कैसी? विश्वसनीय हो, सस्ती हो, टिकाऊ हो और आधुनिक हो। आज के समय के हिसाब से देखिए अब सरकार क्या कर रही है, धीरे धीरे जो तापीय बिजली घर हैं उनकी संख्या कम करके अब सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है, जगह जगह पैनल लगाए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि अब जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस है। और इससे होगा क्या? इससे ये होगा कार्बन उत्सर्जन की मात्रा घटेगी और जो 2070 तक का हमने लक्ष्य रखा है कार्बन शून्य करने का, उसको हम प्राप्त करेंगे। आते हैं बिंदु नंबर 8 पे, सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना। बिंदु नंबर 8 क्या कहता है? सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास। यहाँ सभी के लिए समावेशी विकास होना चाहिए, ऐसा ना हो कोई भेदभाव हो, सबके साथ समावेशी और सतत आर्थिक विकास, ऐसा विकास जो सतत हो। सतत आर्थिक विकास का मतलब समझिए, ऐसा विकास किया जाए जो आने वाली पीढ़ियों को उसका परिणाम ना भुगतना पड़े। हम जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जो उपभोग करते हैं, हम ऐसा उपभोग ना करें कि आने वाली पीढ़ी उसका परिणाम भुगते। हम ऐसे इस तरह उसका उपयोग करें कि आज की समय की ऊर्जा की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और आने वाली पीढ़ी उसका दुष्परिणाम भी ना भुगते। रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना, इस बिंदु में रोजगार की बात की जा रही है। सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना, जाहिर सी बात है, ये आप भी जानते हैं, जब तक रोजगार की प्राप्ति नहीं होती, एक निश्चित धनोपार्जन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाती, तब तक कोई भी इंसान हो वह अपनी प्रगति कैसे आगे कर सकता है, अपनी प्रगति को कैसे आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाना है। और आप भी तो इसीलिए लगे हैं क्योंकि एक निश्चित रोजगार ही तो पाना चाहते हैं ताकि आप अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। बिंदु नंबर 9, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा एवं नवाचार को प्रोत्साहन देना। लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण, जो औद्योगिकीकरण है, जो औद्योगिक कारखाने हैं उनकी बात कर रहा है। और कौन कर रहा है? बिंदु नंबर 9 कर रहा है। बिंदु नंबर 9 में लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा एवं नवाचार को प्रोत्साहन देना। नवाचार को प्रोत्साहन देने की भी बात की जा रही है। नवाचार का मतलब ये नहीं है कि जैसे परंपरागत तरीके से हम अभी तक इस क्षेत्र में काम करते आए हैं तो अब हमें ये भी ध्यान देना है समय रहते इसमें नवाचार किया जाए, कुछ नए तरीके से कार्य किया जाए जिससे प्रगति हमारी और आगे बढ़ सके और जो उद्योग धंधे हैं और उसमें और विकास हो सके। जैसे आप देखते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। कैसा प्रोग्राम है? ऐसा ही प्रोग्राम है क्योंकि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो विकास होगा। तो सरकार कैसे प्रयास कर रही है? ऐसे ही प्रयास कर रही है ताकि लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सके और उनको उसी जगह प्राप्त हो जाए, कहीं बाहर भी न जाना पड़े। अब देखते हैं बिंदु नंबर 10 में, यहाँ क्या है? देशों के बीच और उनके अंदर असमानता को कम करना। देशों के बीच और उनके अंदर, जैसे कोई देश बहुत संपन्न है, कोई देश बहुत गरीब है, तो अब हमारा दायित्व क्या बनता है? दायित्व का मतलब, क्योंकि यह लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्धारित किया है तो इसकी जिम्मेदारी भी बनती है और इससे जुड़े जो देश हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर उनका विकास हो चुका है और अभी जो जिन देशों का विकास नहीं हुआ है तो उनको भी हम आगे बढ़ाएं। यहाँ क्या है? देशों के बीच और उनके अंदर असमानता को कम करना। जो असमानता बन गई है, जो बहुत चौड़ी खाई बन गई है, उसको धीरे धीरे पाटना भी तो है। अब जब पाटेंगे, खाई को पाटेंगे, तो हम क्या होंगे? धीरे धीरे कामयाब की तरफ
धीरे धीरे कामयाब होंगे। आज ये स्थिति पैदा क्यों हुई है? क्योंकि जो विकसित देश हैं उन्होंने जो ऊर्जा ज़रूरतें थी उनको बढ़िया से उसका उपयोग किया, और जो विकासशील देश हैं उनके पास प्रचुर संसाधन तो हैं लेकिन वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अब क्या है, अब तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि आप ऐसा ना करो, वैसा ना करो, कार्बन उत्सर्जन होगा, तो अब उनके जो संसाधन होंगे वो तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए अब क्या किया जा रहा है कि जो विकासशील देश हैं उनकी भरपाई करने के लिए एक फंड की व्यवस्था की जा रही है, ताकि जो घाटा उनका हुआ है उसकी भरपाई भी हो सके और पर्यावरण को कोई क्षति भी ना पहुंचे। बिंदु नंबर 11 देखें, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण। यहाँ कैसे टिकाऊ शहर हैं? सुरक्षित व लचीले। आप देखें, भारत सरकार की ये योजना है स्मार्ट सिटी। जो स्मार्ट सिटी परियोजना है ये है क्या? ऐसे तो है। अब सरकार क्या कर रही है, शहरों का आधुनिकीकरण कर रही है। यहाँ इस लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। सरकार शहरों का विकास करेगी, जब शहरों का विकास करेगी तो जो इस सतत विकास लक्ष्य का 11 बिंदु है इसकी पूर्ति भी हो जाएगी, ये प्राप्ति भी हो जाएगी। तो सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण करना है। ऐसे शहर का निर्माण करना है जो सुरक्षित हों, लचीले हों और टिकाऊ हों। बिंदु नंबर 12 पे देखें, अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न। जो उत्पादन पैटर्न है, उत्पादन पैटर्न किसी भी क्षेत्र में आप समझे, जैसे कृषि को समझ लें, तो जैसे अब इसका जो पैटर्न है अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए, जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसको क्या करना है, इसको उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना है। आप जो भी नवाचार करें, जो भी इसमें कुछ नया अपना योगदान दिए, अपनी मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कुछ भी किसी माध्यम से, तो उसमें ये भी ध्यान देंगे उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना है, इसमें कमी कहीं नहीं आनी चाहिए और आप अपना लक्ष्य पूरा करें। बिंदु नंबर 13 देखें, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। जो जलवायु परिवर्तन है, क्योंकि आज का जो पर्यावरण है, आज की जो जलवायु है, जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं हम लोग, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं, हम हैं, आप हैं, हम समाज है। तो यहाँ क्या है, उसको तत्काल कार्रवाई करना है। इसके लिए कोई देरी नहीं करना है, हीला हवाली नहीं करनी है। इसके लिए जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना है। आप समझिए, यहाँ तक अगर पहुँच गए हैं बिंदु नंबर 13 तक, आप ये समझ रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस तरह कैसी व्यवस्था बनाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो व्यवस्था बनाई है सतत विकास लक्ष्य का, अभी हमने कहा कि अगर इसकी प्राप्ति हो जाती है 2030 तक, तो आप सोचेंगे कि पूरा विश्व किस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। और जो तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, जो पर्यावरण की वजह से, जो प्रदूषणों की वजह से तरह तरह की, कहीं बाढ़ आता है, भूकंप आता है, तरह तरह की समस्याएं आती हैं, प्राकृतिक समस्याएं आती हैं, आपदाएं आती हैं, उसका काफ़ी हद तक हम नियंत्रण भी कर लेंगे। बिंदु नंबर 14 देखें, महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण। महासागरों यानी जो महासागर हैं, समुद्र हैं, समुद्री संसाधन हैं, उनका संरक्षण और सतत उपयोग करना। अगर इसका हम संरक्षण नहीं करेंगे तो उपयोग कैसे करेंगे? तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, इन देश की जिम्मेदारी ये बनती है कि जो महासागर हैं, समुद्र हैं, समुद्री संसाधन हैं, उनका हम क्या करें, संरक्षण करें और सतत उपयोग भी करें। और संरक्षण करेंगे तो सतत उपयोग होगा। बिंदु नंबर 15, स्थलीय जीवों की सुरक्षा। आप इसको देखेंगे, ये बहुत बड़ा है, लेकिन आप डरिए नहीं। इसके हमने कहा, आप जब कीवर्ड पे जाएंगे, जिससे वो शब्द हैं आप उसी को देखें तो आपके दिमाग में वो बनेगा, आप उसको बना लेंगे। जब माइंड सेटअप इसको निर्धारित कर लेंगे कि नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे है, उसके साथ जब उसको टैली कर लेंगे ना, तो आप भूलेंगे नहीं। लेकिन रटने से ज़्यादा समझना जरूरी है। लेकिन अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो रटना ही विकल्प है। और जब रट लेंगे ना तो एक समय ऐसा आएगा आप समझ लेंगे। यानी इसको फिर से अगर समझ लें, जैसे कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है। जब याद नहीं हो रहा है तो समझने का प्रयास करें, समझें उसको, किसी के साथ उसको टैली करें, उसके साथ जब टैली करेंगे तो याद हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो उसको रटना ही एक विकल्प है। और जब रटेंगे ना तो भविष्य में आगे जब देखेंगे जो रटे हैं ना, वही बाद में आपको समझ में आ जाता है। जब समझ में नहीं आए तो रटो, जब रट लोगे बाद में समझ में आ जाएगा। तो स्थलीय जीवों की सुरक्षा, जो स्थलीय जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा करना, स्थलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण, जो स्थलीय पारिस्थितिकी है उसका संरक्षण करना, पुनर्जीवन और संवर्धन, वनों का संवहनीय प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का सामना और भूमि क्षय को रोकना तथा ठीक करना और जैव विविधता क्षति को रोकना। तो इस बिंदु में या इस लाइन में आपने क्या समझा? इस लाइन में आपने ये समझा जो स्थलीय परिवेश है उसमें सुधार करना है।
कि सब स्थलीय चीज़ें हैं। आप यहाँ देखिए, स्थलीय जीव है, स्थलीय पारिस्थितिकी है, पुनर्जीवन संवर्धन है, वन भी तो स्थल पे है, वनों का संवहनीय प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का सामना, जो जमीन बंजर हो जा रही है या मरुस्थल में तब्दील हो जा रही है, तो मरुस्थलीकरण का सामना और भूमि क्षय को रोकना। जब होगा क्या, वनों की जब कटाई होती है तो भूमि का क्षय होता है, क्षरण होता है, मिट्टी का कटाव होता है, तो उस पर हमें नियंत्रण भी लाना है। और क्या करना है, जैव विविधता क्षति को रोकना। जब हम कुछ वनों का जब नुकसान करते हैं, जो भी स्थलीय जीव जंतु हैं उनका नुकसान करते हैं, तो किसका असर होता है, जैव विविधता क्षति को नुकसान होता है, यानी जैव विविधता को नुकसान होता है। तो इसको हमको रोकना है। जब इसको रोकना है तो ये सब जो चीज़ें दी गई हैं उस पर हमें विशेष फोकस भी करना है, तब जाके इस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बिंदु नंबर 16 अगर देखें तो न्याय संगत, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों का बढ़ावा। तो यहाँ समाज की भी बात है, न्याय संगत, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों का बढ़ावा देना। ऐसे समाज नहीं जहाँ धर्म के नाम पे लड़ाई हो, जात के नाम पे लड़ाई हो, वर्ग के नाम पे लड़ाई हो, क्षेत्र के नाम पे लड़ाई हो। ऐसे समाज की कल्पना करना उचित नहीं है, ऐसे समाज के बारे में सोचना उचित नहीं है। हमें कैसे समाज देखना है, न्याय संगत, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों को बढ़ावा देना है। दुर्भाग्य है कि आज हम ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां हम धर्मांध या धर्म के चक्कर में या जात के चक्कर में या वर्ग के चक्कर में इस तरह हम आंख बंद कर लिए हैं, हमको अपना ही अच्छा लगता है और दूसरों का बुरा लगता है। तो ये ध्यान देंगे, क्योंकि ये बुराई जो है ना, ये हमारा ही नहीं देश का भी नुकसान करती है। बिंदु नंबर 17 सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। जो सबसे अंतिम लक्ष्य है, सतत विकास हेतु वैश्विक, यानी जो पूरे विश्व की भागीदारी है उसको पुनर्जीवित करना, यानी सबको लेकर के चलना है, पूरे विश्व को सतत विकास के लिए अपना योगदान देना है। तो अब कहोगे सर जी कैसे याद होगा, याद ही नहीं होता है, बहुत रटते हैं, याद नहीं। तो हमने बताया कि आप इसको जो चीज़ें नहीं याद हो पा रही हैं उसको ऐसे मैप कहीं लिख दो, चार्ट बना लो, चार्ट बना के लिख दो, उसको देखते रहो। जब भाई जहाँ भोजन बना रहे हो वहाँ लगा दिए, या जहाँ पढ़ रहे हो, जब बार बार उसी पे नज़र जाएगी ना, धीरे धीरे ये सब रट उठती हैं, याद हो जाती हैं। जब वहाँ पूछा जाएगा, अभी जो प्रश्न आया था मैंने बताया कि यूपीपीसीएस में इससे संबंधित 4 से 5 प्रश्न आए थे। वहाँ तो एक प्रश्न ऐसा आया था कि लक्ष्य दे दिया था, सतत विकास लक्ष्य 10, 13, 12, 9, अब इनको मिलान करने के लिए दे दिया था कि इनका इनसे मिलान करूं। अब जब आप इसको याद नहीं किए रहोगे तो मिलाओगे कैसे? तो इसलिए जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, यूएनओ द्वारा निर्धारित हैं, इसको हर हाल में आप याद कर लो भैया, समझ लो। आने वाली परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाली परीक्षा में जब इसको पढ़े रहेंगे ना तो 4 से 5 नंबर तो आपके एकदम तय हैं, आप आगे रहेंगे उन लोगों से जो इस टॉपिक को छोड़ेंगे। तो सतत विकास लक्ष्य से संबंधित इसके पहले मेरा एक वीडियो था, लेकिन हमको लगा कि और बेहतर तरीके से समझा दिया जाए तो आपको समझ में आएगा। तो कुछ तरीके से देखते हैं, जैसे मानो गरीबी है नंबर 1, भुखमरी है नंबर 2, स्वास्थ्य नंबर 3, शिक्षा नंबर 4, नंबर 5 लैंगिक समानता। ये क्या है? नंबर 5 पे लैंगिक समानता है। नंबर 6 क्या है? स्वच्छ जल। अब नंबर 7 क्या है? नंबर 7 है ऊर्जा, यानी सस्ती विश्वसनीय ऊर्जा। ऐसे ही नंबर 8 क्या है? समावेशी सतत आर्थिक विकास, यानी रोजगार की बात है। नंबर 8 पे रोजगार है। और नंबर 9 पे क्या है? नंबर 9 पे आप देखें औद्योगिकरण है। तो ऐसे जो कीवर्ड हैं, जैसे यहाँ औद्योगिकरण ले लीजिए, यहाँ रोजगार ले लीजिए, यहाँ ऊर्जा को ले लीजिए, यहाँ जल को ले लीजिए, यहाँ लैंगिक समानता को ले लीजिए, और यहाँ जैसे मानो असमानता है, देशों के बीच की असमानता है, यहाँ टिकाऊ शहर यानी शहर की बात कर लीजिए। तो आपके दिमाग में जब बन जाएगा 11 शहर की बात है, 10 देशों के बीच में असमानता को खत्म करना है। ऐसे जब आप उसको कीवर्ड से जोड़ लेंगे, किसी एक वर्ड को ले लें और उससे जोड़ लें, बस आपको वहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब इसको जोड़ लेंगे तो आपके दिमाग में बन जाएगा। जैसे आप राज्य व्यवस्था में अनुच्छेद को याद करते हैं, कीवर्ड पकड़ते हैं, अनुच्छेद याद हो जाता है, जुबान पे आ जाता है। वैसे भैया बहनी लोग, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लेना, किताब जरूर देख लेना। तो इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।